हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है उन स्टूडेंट के लिए जो कि दिल्ली में ना जाके यूपी में काम करना चाहते हैं ना, या फिर आप सोचते हो कि दिल्ली में खर्चा ज़्यादा, यूपी में चले जाएंगे या नोएडा में थोड़ा सा कम खर्चा होगा, या फिर आप रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं करवाना चाहते हो। इसलिए अगर आप नोएडा में काम करना चाहते हो तो बेस्ट हॉस्पिटल है आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ। उनके सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो आज की जो मेरी विजिट थी वो थी यदार्थ हॉस्पिटल में। तो यदार्थ हॉस्पिटल में काफ़ी सारे क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे इंटरव्यू के दौरान, और कुछ मुझे क्वेश्चन पेपर दिया। तो क्वेश्चन पेपर की मैं फ़ोटो मैंने ऑलरेडी ले ली थी, और वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो में हम इंटरव्यू के क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, आज हम जस्ट उनके जो क्वेश्चन पेपर आया था मुझे उसकी बात करेंगे। तो 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होगी, उसमें जितने मैं कवर कर पाऊंगा मैं सारे कवर करूंगा। बाकी क्वेश्चन क्या क्या है या फिर इंटरव्यू में क्या क्या पूछा, अगर वो सारी चीज़ों का एक्सेस चाहिए, और बाकी और भी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में उन सब हॉस्पिटल के क्वेश्चन पेपर और सबके इंटरव्यू का एक्सेस चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स के दौरान आपको वो सारा मटेरियल मैं दूंगा जो आपकी इंटरव्यू फर्स्ट इंटरव्यू ही क्लियर करवा देगा। आपको अलग अलग जगह पे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे आया था वो था स्केल के बारे में। तो उसमें इन्होंने स्केल के बारे में पूछा था कि कौन सा स्केल है हम यूज़ करते प्रेशर सोर्स के लिए, है ना, प्रेशर अल्सर को असेस करने के लिए हम कौन सा स्केल यूज़ करते हैं। तो 3 स्केल इन्होंने मुझे दी थे। पहला था ग्लासको-कोमा स्केल, ब्रेडन स्केल और मॉर्सफॉल स्केल। तो इसका जो राइट आंसर है वो जो है ब्रेडन स्केल है। तो ग्लासको-कोमा स्केल का आप सबको पता है, हम नॉर्मल कॉन्शियस लेवल को चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो किसी भी पेशेंट की हेड इंजरी हुई है, ऐसा कोई भी पेशेंट जो कि आपके पास आईसीयू में एडमिट हुआ है, उनका कॉन्शियस लेवल आप चेक करते हो जीसीएस के साथ। तो जो मॉर्स है ये फॉल रिस्क के लिए हम करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को फॉल का रिस्क है, मतलब गिरने का रिस्क है, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं मॉर्स स्केल। इसको हम मॉर्स फॉल स्केल भी बोलते हैं। तो बाकी इसकी आगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ नंबरिंग होती है, आप सब चीज़ों को अलग अलग नंबर देते हो, तो फिर उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कितना ज़्यादा रिस्क है गिरने का। और इंटरव्यू में भी उन्होंने मुझे पूछा था कि अगर किसी पेशेंट को फॉल रिस्क है तो आप क्या क्या चीज़ें करोगे। तो वो चीज़ें आप ज़रूर पढ़ लेना, जैसे साइड रेल प्रोवाइड करोगे, पेशेंट को एजुकेट करोगे, अटेंडेंट को एजुकेट करोगे, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना। तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो जो सेकंड क्वेश्चन था, विच कलर कंटेनर इज़ यूज टू डिस्कार्ड ह्यूमन अनाटमिकल वेस्ट। तो ह्यूमन अनाटमिकल वेस्ट जो हम किस में डिस्कार्ड करते हैं, इन्होंने 3 ऑप्शन दे रखी है, येलो, ब्लैक और ब्लू। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता है येलो है। तो जितना भी वेस्ट हो गया, जैसे कॉटन हो गया, है ना, किसी पेशेंट को ड्रेसिंग करी हुई है, या फिर कुछ भी गॉस पीस हो गए, ये सारा जितना भी वेस्ट है ये हम येलो में फेंकते हैं। ब्लैक की बात करें तो इसमें सारा जनरल वेस्ट जो है वो जाता है जो। तो ब्लू की बात करें तो इसमें सारी वायल्स हो गई, जितनी भी हमारी मेडिसिन हम देते हैं वो वायल होगी, है ना, या फिर एम्प्यूल्स हो जाते हैं कुछ भी मेडिसिन का, तो वो सारे आप ब्लू में फेंकते हो। तो थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, द क्लाइंट इज़ ऑन स्टीरॉयड थेरेपी शुड बी एडवाइज टू। तो कोई क्लाइंट है जो कि स्टीरॉइड्स मेडिकेशंस ले रहा है, एज ए नर्स आप क्या चीज़ एडवाइस करोगे। 3 ऑप्शंस दी थी कि आपको शुगर का जो इनटेक है वो बढ़ा देना है, या फिर डिक्रीज़ कर देनी है डोज जब भी ज़रूरत पड़े, या फिर नॉट डिसकंटिन्यू मेडिकेशन अब्रप्टली। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इंक्रीज शुगर इनटेक। तो जब भी पेशेंट स्टीरॉयड पे होता है तो नॉर्मली पेशेंट की जो शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ ही आता है, क्योंकि इसके साथ पेशेंट का शुगर लेवल जो है इंक्रीज़ होता है। तो पेशेंट को हमने अलग से शुगर लेने के लिए नहीं बोलना है, इसलिए ये गलत है। सेकंड है डिक्रीज डोज एज नीडेड। तो जितनी भी स्टीरॉयड मेडिकेशन होती है इसको कभी भी आपको विदाउट डॉक्टर्स के ऑर्डर के बिना आपको अपने आप से बंद नहीं करना होता है, ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। तो थर्ड ऑप्शन जो इसका है ये राइट आंसर है। तो क्योंकि इसमें यही लिखा है कि नॉट डिसकंटिन्यू मेडिकेशन अब्रप्टली। तो फोर्थ क्वेश्चन है वो है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इज़ यूज्ड फॉर पोलियो, एड्स और चिकन पॉक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो एड्स है। एड्स कोई पेशेंट को, जो HIV पेशेंट को होता है, तो उनके लिए हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है वो यूज़ करते हैं। इसको हम ART भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये चिकन पॉक्स का तो आपको पता है कि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है, मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी इज़ मेनली परफॉर्म्ड बाय। तो ये जो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये वार्ड के क्वेश्चन हैं, क्योंकि मुझे वार्ड का मैंने एक्सपीरियंस बोला था, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये वार्ड वाले क्वेश्चन दिए। तो हो सकता है आपको थोड़े से इजी लग रहे हो, है ना। फिफ्थ जो क्वेश्चन था, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी मेनली परफॉर्म्ड बाय हार्ट, लंग और किडनी।
तो इसका जो राइट आंसर है आपको पता है किडनी है। किडनी जो है हमारी वही फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करती है। तो लंग्स का तो आपको पता है जितनी भी बॉडी में गैसेस की एक्सचेंज होती है वो सारी लंग्स के थ्रू होती है। बाकी हार्ट जो है वो तो नॉर्मल जस्ट ब्लड को सप्लाई करता है पूरी बॉडी में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, टू इवेल्युएट द अपाइकल हार्ट रेट द नर्स प्लेस द स्टेथोस्कोप ऑन। तो नर्स को कहाँ पे स्टेथोस्कोप जो है प्लेस करना है अगर अपाइकल हार्ट रेट को सुनना है तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दिया है था फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द राइट मिड क्लेविकुलर लाइन, और थर्ड पे दिया था स्टर्नम। तो स्टर्नम जो है ये तो गलत है, इसको तो आप छोड़ ही दो। तो उसके बाद ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें भी बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा। नॉर्मल अगर आप गूगल भी करते हो तो वहाँ पे आपको ये लिखा हुआ दिखेगा कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस और लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। लेकिन इन्होंने जो ऑप्शन दिया था, इन्होंने दिया था फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन राइट। तो राइट अगर लिखा है तो राइट से हमें पता चल रहा है कि ये गलत है ऑप्शन, क्योंकि हमेशा हमें लेफ्ट साइड से करना है। तो लेफ्ट में इन्होंने फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन लिखा है, तो ये आंसर सही है। लेकिन अगर आप गूगल करोगे तो फोर्थ की जगह पे मे बी आपको फिफ्थ दिखे, तो लेकिन यहाँ पे बाकी दोनों आंसर गलत थे, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है, तो इसलिए आपको इस पे टिक करना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो था कि ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड इनटू द जॉइंट आर नोन एज। जितनी भी मेडिसिन है जो हम जॉइंट्स में देते हैं क्या बोलते हैं उसको, है ना, इन्होंने जो पूछा। तो 3 ऑप्शंस थी, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रामस्कुलर और इंट्राथिकल। तो इंट्रा आर्टिकुलर जो है ये इसका राइट आंसर है। इंट्रा आर्टिकुलर को हम बोलते हैं कि मेडिसिन गिवन इनटू द जॉइंट्स। तो इंट्रामस्कुलर का तो आपको पता है नॉर्मल आईएम में जो हम देते हैं। इंट्राथिकल जो होता है ये डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड में हम देते हैं। तो कोई भी पेशेंट्स हैं, चाहे जैसे सर्जरी के दौरान हम कुछ मेडिसिन देते हैं, तो इसमें हम नॉर्मल ब्लड ब्रेन को सीधा बाईपास करके सीएसएफ के अंदर सीधा मेडिसिन को इंजेक्ट करते हैं। सीएसएफ का आपको पता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन स्टैंडर्ड हैंड वॉशिंग। तो नॉर्मल अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपको हॉस्पिटल में जहाँ पे भी आप हैंड वॉश करोगे वहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा 11 स्टेप्स, ठीक है। नॉर्मल 11 स्टेप्स होते हैं, और अगर आपको कोई पूछता है तो आपको 11 ही बताने हैं। पहले आपको हैंड्स को वेट करना है, उसके बाद आपको सोप डालना है, वो सारी चीज़ें डाल के मतलब इन्होंने 11 स्टेप बना रखे हैं। 5 वाला गलत है, क्योंकि 5 जो है वो मूवमेंट्स होते हैं, ना कि हैंड वॉशिंग के स्टेप्स होते हैं। अगर यहाँ पे स्टेप्स की जगह मूवमेंट्स लिखे होते हैं हैंड वॉशिंग के मूवमेंट्स, तो मैं इसको राइट कर सकता हूँ 5 को, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। 5 को हमने रॉन्ग आंसर है। 9 भी रॉन्ग आंसर है, क्योंकि 9 होता नहीं है। अगर 11 होता तो मैं इस पर टिक कर सकता था। तो 7 जो है राइट आंसर है, क्योंकि 7 स्टेप मेनली होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और बाकी हाथ पे साबुन लेना, पानी चलाना, हाथ वेट करने, और ये सारी चीज़ें डाल के आपके 11 हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द राइट मेथड टू चेक द राइल्स ट्यूब। तो इसमें इन्होंने जो ऑप्शंस दिए बहुत ही कम ऑप्शंस दे रखी है। मतलब अगर आप पढ़ोगे तो बाय एस्पिरेटिंग, बाय ट्रायल फीडिंग और बाय एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन। तो इसके हिसाब से जो इनका राइट आंसर है वो बाय एस्पिरेटिंग है। वो क्यों है, क्योंकि इन्होंने 3 ही ऑप्शंस दे रखी थी, ठीक है। पहली जो है बाय एस्पिरेटिंग, उसको हम साइड पे रख लेते हैं। सेकंड, अगर ट्रायल फीडिंग की बात करें तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कभी भी हम पेशेंट को ट्रायल फीडिंग नहीं देते हैं जब तक हमें कन्फर्मेशन नहीं होती कि जो ट्यूब है वो सही डली है कि गलत डली है ना। तो ये तो आंसर है गलत। उसके बाद एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, कोई भी मेडिसिन देने का मतलब वही है कि आप डायरेक्ट बिना चेक करे कभी भी नहीं दे सकते, तो इसलिए ये भी इसका आंसर जो है गलत है। तो पीछे एक ही आंसर बचता है बाय एस्पिरेटिंग, तो इसलिए हमें उसी पे ही टिक करना है कि वही राइट आंसर है, ठीक है। जैसे आपको पता है नॉर्मल जब भी हम राइल्स ट्यूब डालते हैं तो हम एयर पुश करते हैं उसके अंदर 30, 40, 50, तो हम जस्ट पहले सुनते हैं, है ना। तो हम स्टेथोस्कोप के साथ सुनते हैं, अगर हमें आवाज़ आती है तो हमें पता चल जाता है कि राइल्स ट्यूब जो है ठीक। तो उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आप उनके एक्सरे भी करवा सकते हो अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है ना, या फिर एस्पिरेशन भी देख सकते हो। अगर एस्पिरेशन आ रही है ना, तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि मतलब अबडमन के अंदर गई है ना, अबडमन से ही एस्पिरेशन आएगा।
बाकी एक पीएच वाला मेथड भी होता है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन इसके हिसाब से यही राइट आंसर आपको करना है, ठीक है। 10th जो क्वेश्चन मुझे आया था वो था इन सीपीआर कैरोटिड आर्टरी शुड बी चेक्ड विद इन। तो कैरोटिड आर्टरी जब भी सीपीआर करते हैं तो कितने टाइम के लिए आप चेक करते हो कैरोटिड आर्टरी, तो विद इन लिखा है कि कितने टाइम के अंदर अंदर, ठीक है। 10 सेकेंड है, 8 सेकेंड है, 15 सेकेंड है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल आप 5 to 10 सेकेंड तक उसको ऑब्जर्व करते हो या सुन सकते हो, तो 5 to 10 सेकेंड जो है नॉर्मल होते हैं। तो इसमें 8 सेकेंड जो है वो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि वो एग्जैक्टिक उन्होंने दिया हुआ है कि 8 से नीचे नीचे है, लेकिन हमें पता है कि हम 10 सेकेंड तक भी जो राइट आंसर आता है, तो इसलिए आपको 8 को गलत, 8 तो रॉन्ग आंसर है, और लास्ट जो है वो 10 तक होता है, तो इसलिए 15 वाला भी गलत आंसर है। तो जो राइट आंसर है वो 10 सेकेंड है, ठीक है। 5 to 10 का जो नॉर्मल टाइम होता है जो आपको आर्टरी को चेक करने का, इसलिए इनका जो ए वाला आंसर है वो राइट आंसर दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। 10 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड। तो उसके बाद इन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था वो था हाउ विल यू मेंटेन द पेटेंसी ऑफ एन आईवी कैनुला। एक आईवी कैनुला जो लगा हुआ है पेशेंट को, उसको पेटेंट रखने के लिए, उसका फ्लो सही से चलता रहे और लंबे टाइम तक चले, उसको मेंटेन रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, है ना। जो ऑप्शंस इन्होंने दी थी कि फ्लश द कैनुला बिफोर एंड आफ्टर एवरी इन्फ्यूजन या मेडिसिन, मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक्स, चेंज द कैथेटर एवरी 8 आवर्ली। इसमें जो राइट आंसर है इसको पेटेंट रखने का वो फर्स्ट वाला है कि फ्लश द कैनुला बिफोर एंड आफ्टर एवरी इन्फ्यूजन। कोई भी मेडिसिन आप पेशेंट को देते हो या कोई भी इन्फ्यूजन पेशेंट को देते हो तो आपको हमेशा फ्लश करना होता है। अगर आप फ्लश करते रहते हो तो आपका कैनुला बहुत लंबे टाइम तक चलता है। बाकी इन्होंने जो लिखा हुआ है मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, ये तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसके साथ पेटेंसी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद है चेंज द कैथेटर एवरी 8 आवर्ली। ये भी गलत है क्योंकि कैथेटर आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ऐसे था कि 72 आवर्स तक हमने रखना है, 72 आवर्स के बाद आपको कैनुला चेंज करना होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी की जो गाइडलाइंस है वो ये कहती है कि जब तक कैनुला नहीं ख़राब हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस आपको ना दिखे, आपका वीआईपी स्कोर 0 तक रह रहा है, तो आप कैनुला को चला सकते हो। जब 1 तक भी जा रहा है तो कैनुला को चला सकते हो। अगर 2 तक है तो कैनुला आपको रिमूव करना है, चाहे वो एक ही दिन में 2 हो जाए, चाहे वो 1 हफ्ते तक 2 हो जाए, तो आपको तब निकालना होता है कैनुला। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई रिस्क मेडिसिन शुड बी केप्ट इन। 3 ऑप्शन इसकी भी दे रखी है, सिंगल लॉक, डबल लॉक या फिर इंजेक्शन ट्रे। तो इंजेक्शन ट्रे जो भी पेशेंट के हम साइड पे रखते हैं नॉर्मल, जिसमें हम एक रखते हैं एनएस फ्लश, एक हम रखते हैं सिरिंज जिसमें हमने फ्लश फिल किया होता है। तो ये 2 चीज़ें जो है हम इंजेक्शन ट्रे के अंदर रखते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं रखते हैं। या फिर कोई भी इंजेक्शन आपने नॉर्मल कोई एंटीबायोटिक्स या फिर कोई और इंजेक्शन, जैसे कोई डायूरेटिक हो गया नॉर्मल, मतलब कि कोई एमसेट हो गया या ऐसे टाइप के कोई भी नॉर्मल से इंजेक्शन है जो आपने ट्रे के अंदर रख सकते हो, है ना, और कुछ नहीं। और इसमें इन्होंने हाई रिस्क का पूछा हुआ, तो हाई रिस्क जो है सिंगल लॉक के अंदर आप रखते हो। जितनी भी हाई रिस्क मेडिसिन है वो सारी लॉक करके टीएल के पास जो चाबी होती है कबर्ड की, वो आप टीएल के पास रखते हो, मतलब जितनी भी हाई रिस्क मेडिसिन है वो। और डबल लॉक की अगर बात करें तो जितनी भी नारकोटिक्स मेडिसिन होती है, ठीक है, नारकोटिक मेडिसिन, वो आप सारी डबल लॉक के अंदर रखते हो। तो नारकोटिक मेडिसिन में क्या क्या आता है, जैसे फेंटानिल हो गया, ठीक है, और पैथिडीन हो गया और मॉर्फिन हो गया। तो ये मेन 3 जो है ये नारकोटिक मेडिसिन में आते हैं, तो इसको हमने डबल लॉक के अंदर रखना होता है। बाकी हाई रिस्क को आपको सिंगल लॉक के अंदर रखना है, और इंजेक्शन ट्रे में तो नॉर्मल आप जो भी इंजेक्शंस रख सकते हो। और भी कुछ क्वेश्चंस है जो इन्होंने मुझे पूछे थे, तो 20 क्वेश्चन थे टोटल। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मुझे इंटरव्यूज़ के दौरान इन्होंने पूछे, तो वो सारे क्वेश्चन का एक्सेस अगर आपको चाहिए तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरे कोर्स के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक जो कि अपनी फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर करके हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो मैक्स में है, फोर्टिस में है, मेदांता में है, और यूपी में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। तो अगर आपको भी कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हो आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे, तो बाकी सारी डिटेल मैं आपको वहीं पे सेंड कर दूंगा। इसके बिना आपको कोई भी डाउट्स होगा या कुछ भी आपने पूछना होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।